जग्गा एक मोटी डाल पर उतरा और पांव से जोर से मारते हुए बर्फ गिराने लगा। बस अभी कुछ ही देर में ये घोंसले नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। इस ठंड में वो उड़ भी नहीं पाएंगे। हाँ, मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा। आज पेट भरकर खाना मिलेगा। आसमान में बादल अलग होने लगे। उनके बीच से सुनहरी तेज रोशनी नीचे उतरने लगी। जंगल का संतुलन कोई खेल नहीं। और रोशनी एक आकृति में बदलने लगी। धीरे धीरे सामने आया जंगल का रक्षक। जंगल की ठंडी रात अब एक नए संघर्ष की शुरुआत बनने वाली थी। रात अपनी सबसे ठंडी घड़ी में पहुंच चुकी थी। बर्फ की परतें मोटी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियों पर जमा सफेद भार किसी भी वक्त टूट सकता था। जग्गा कालिया ऊपर से डालों पर चोट कर रहा था और नीचे लगड़ा चीता, लकड़बग्गा और गिरगिट शिकार की प्रतीक्षा में घूम रहे थे। जंगल ने इतनी खामोशी पहले कभी नहीं देखी थी। ऊपर जग्गा एक मोटी डाल पर उतरा और पांव से जोर से मारते हुए बर्फ गिराने लगा। नीचे लगड़ा चीता उत्साहित होकर बोला, बस अभी कुछ ही देर में ये घोंसले नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। इस ठंड में वो उड़ भी नहीं पाएंगे। लकड़बग्गा अपनी खुंखार हंसी हंसता है। हाँ, मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा। आज पेट भरकर खाना मिलेगा। गिरगिट भी अपनी जहरीली आवाज में कहता है, और सबसे अच्छी बात, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये सब हुआ कैसे। जग्गा ऊपर से ये बातें सुन रहा था। उसके पंखों पर जमा बर्फ भारी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भारी था। एक बार फिर भीतर की कीमत बेचने का अफसोस। उसने घोंसले की ओर देखा। 2 छोटे बच्चे पंखों में दुबके हुए। उसका दिल एक पल को हिला। फिर ठंड का एहसास उसके विचारों को जमाने लगा। मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, पर मुझे भी कभी किसी ने अपना नहीं माना। उसकी आवाज टूट गई, पर नीचे से चीते की आवाज आई, जग्गा, सपना देखने का समय नहीं, काम करो। जग्गा ने दांत भींचे। बर्फ को फिर एक जोरदार झटका देने ही वाला था कि अचानक हवा पूरी तरह थम गई। जंगल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ठंड भी स्थिर हो गई। जग्गा ने ऊपर देखा। चीता, बग्गा, गिरगिट भी अचंभित होकर रुके। आसमान में बादल अलग होने लगे। उनके बीच से सुनहरी तेज रोशनी नीचे उतरने लगी। रोशनी का फैलाव इतना शांत, इतना दिव्य था कि कोई जानवर हिम्मत नहीं कर पाया कि हिल भी सके। जंगल के पेड़, बर्फ, हवा सब उस रोशनी में नहाने लगी। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, गहरी, विशाल और अद्भुत, जंगल का संतुलन कोई खेल नहीं। आवाज ने हवा को चीर दिया और रोशनी एक आकृति में बदलने लगी। धीरे धीरे सामने आया जंगल का रक्षक, गरुड़। उसकी विशाल पंखों से सुनहरी चिंगारियां गिर रही थी। आंखें गरुड़ जैसी तेज और चमकीली, और आवाज मानो खुद प्रकृति बोल रही हो। सभी जानवर उसके सामने एकदम छोटे लग रहे थे। लगड़ा चीता कांपा। लकड़बग्गा की आंखों की चमक गायब हो गई। गिरगिट का रंग फीका पड़ गया। और जग्गा, वो डर नहीं रहा था, वो शर्म से झुक गया था। गरुड़, मैं सब देख रहा था। जंगल सांस ले रहा है, पर तुम लोग उसे तोड़ने में लगे हो। उसकी नजरें लगड़ा चीते पर पड़ी। हाँ, हमने हम तो बस भूख है तो जंगल देता है, लेकिन धोखा, कमजोरों पर हमला, बर्फ में फंसे बच्चों पर वार, ये जंगल कभी नहीं सहता। फिर उनकी नजर जग्गा पर पड़ी। और तुम जग्गा, तुम्हारे पंख ऊंचाई के लिए बने,
दिशा भटकाने के लिए नहीं। जग्गा की आवाज भर्रा गई। मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा, इसलिए गलत साथ चुन लिया। जंगल रक्षक गरुड़ की आवाज थोड़ी नर्म हुई। अकेलापन बुराई नहीं लाता, गलत रास्ते का चुनाव लाता है। लेकिन अभी भी समय है, रुक जाओ, वरना जंगल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लंगड़ा चीता, बग्गा और गिरगिट पीछे हटने लगे। गिरगिट कहता है, हम वापस जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। लकड़ बग्गा भी कहता है, हाँ, ये गलती फिर कभी नहीं होगी। गरुड़ की नजरें तेज हो गई। भागने से पहले याद रखो, इस जंगल में बर्फ जितनी भी गिरे, मैं ठंड से भी ठंडा न्याय देता। तीनों डर के मारे जंगल में गायब। अब रोशनी सिर्फ जग्गा पर रह गई थी। जग्गा, तुम्हारी गलती बड़ी है, पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें सुधरने का मौका दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनका भार उठाना होगा। जग्गा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तैयार हूँ, जो भी कहे करूँगा। ठंडी रात में जंगल का रक्षक पहली बार इस रूप में सामने आया। बर्फ पिघलने लगी और हर पेड़ पर एक नई गर्माहट महसूस हुई, जैसे जंगल ने राहत की सांस ली। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली चुनौती थी जंगल को फिर से सुरक्षित बनाना और जग्गा को अपने कर्मों का प्रायश्चित कराना। जंगल रक्षक गरुड़ के जाने के बाद जंगल की हवा कुछ शांत हो गई थी, लेकिन जंगल के हर घोंसले में एक अलग सी बेचैनी उठने लगी थी, क्योंकि ये खबर फैल चुकी थी कि जग्गा कालिया ने पक्षियों के घोंसलों को गिराने में एक भूमिका निभाई थी। रात की ठंड में भी घोंसलों में हलचल बढ़ रही थी। कुछ देर बाद चंपी मौसी के पेड़ पर एक बड़ा समूह जमा होने लगा। सभी पक्षी उत्तेजित थे, डरे हुए थे और जग्गा के नाम से गुस्से में थे। मीठी मैना, गिद्दी, मिक्की, मिक्कू, गुन्नू, हर कोई कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था। अचानक ऊपर से एक भारी परछाई उतरी। जग्गा कालिया। जैसे ही उसने कदम रखा, पेड़ पर बैठे सभी पक्षी एक साथ चीख पड़े। मीठी मैना गुस्से में कहती, यहाँ मत उतर, दूर रहो जग्गा। गिद्दी की आंखों में आंसू है। तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे बच्चों पर हमला करवाते हुए? गुड्डू डर कर छिपा हुआ। वो वही है ना मौसी, बर्फ गिरा रहा था ऊपर से। कुछ पक्षी फड़फड़ा कर पास आए। उनके पंख डर और गुस्से से फूले हुए थे। जग्गा उन सब से टूटते स्वर में कहता है, रुको, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया। मिक्की चिल्लाती है, हमारा भरोसा तोड़ने आए थे पहले, अब क्या चाहिए? गट्टू, जिसकी आवाज दुख से भारी हो गई थी, जग्गा, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा बचा था टूटने से, क्या तुम जानते भी हो? जग्गा ने सिर झुका लिया। बर्फ के कुछ कण उसके पंखों से नीचे गिर पड़े। मुझे पता है मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो मुझे भी कोई अपना कहेगा। मीठी मैना आगे बढ़ी। अपने लोग बर्फ गिराकर दूसरों के बच्चों को ठंड में मरने नहीं देते जग्गा। जग्गा की आंखें भर आई। गिन्नी को देखकर उसकी आवाज फट गई। मुझे पता है, मैं अकेला था, बहुत अकेला। कोई मेरे पास नहीं बैठता था, कोई मुझे दोस्त नहीं कहता था। उसने पेड़ की जड़ों की ओर देखा, जैसे जमीन से जवाब मांग रहा। मैंने गलत साथ चुन लिया, और मेरी नियत कभी बच्चों को चोट पहुंचाने की नहीं थी। मैं बस चाहता था कि कोई मेरी जरूरत महसूस करे। इस बार गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन दर्द अभी भी मौजूद था। गट्टू आगे आया। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा सवाल था। जग्गा, अगर तुम इतने अकेले थे तो हमारे पास क्यों नहीं आए? हमसे बात करते, हम तुम्हें अपनाते।
जग्गा की आंखें चमक उठी लेकिन तुरंत नीचे गिर गई। क्योंकि तुम सबके पास कोई है, तुम्हारे बच्चे, साथी, और मेरे पास कोई नहीं था, बस खाली दिल और ठंडी रातें। इन शब्दों ने पहली बार पक्षियों के मन में चुप्पी उतारी। मौसी धीरे धीरे आगे आई। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी समझदारी थी। जग्गा, गलती की है तुमने, बहुत बड़ी, लेकिन गलती करने वाले के अंदर पश्चाताप हो तो जंगल उसे माफ भी कर सकता है। मीठी मैना चौंक जाती है। मौसी, इतनी जल्दी माफ कैसे? गिन्नी भी कहती है, हाँ मौसी, हमारे बच्चों की जान खतरे में थी। मैं माफ नहीं कर रही, मैं उसे मौका दे रही हूँ, मौका अपने पंखों से इस जंगल की रक्षा करने का। जग्गा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जागी, बहुत हल्की लेकिन सच्ची। अगर आप कहे तो मैं अपनी जान लगा दूंगा, सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे। चंपी मौसी ने उसकी तरफ देखा। मौका मिलेगा लेकिन आसान नहीं होगा। जो भी कहोगी करूंगा मौसी। उस पल बर्फ से ढका जंगल पहली बार थोड़ा गर्म लगा, क्योंकि गलती पर पछतावा और दिल से बदले की जगह सुधार की आग किसी भी सर्दी को पिघला सकती है। लेकिन आगे का रास्ता लंबा था और जग्गा को पहली बार अपनी गलती का असली भार उठाना पड़ेगा। ठंडी रात बीत रही थी लेकिन दिलों में चल रही हलचल अभी भी गर्म थी। चंपी मौसी, मिट्ठू, गट्टू, मीठी मैना, गिन्नी और बाकी सभी पक्षी एक बड़ा फैसला लेने के लिए इकट्ठे थे। जग्गा कालिया अपने गुनाहों का भार लिए पेड़ के सबसे नीचे वाली डाल पर चुपचाप बैठा था। उसके पंख झुके हुए थे, उसका सिर नीचे और दिल डरा लेकिन उम्मीद से भरा। चंपी मौसी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आवाज ठंड में भी गर्म लग रही थी। सुनो बच्चों, ये ठंड हमारे घोंसलों पर, पंखों पर और दिलों पर भारी पड़ी है, लेकिन एक बात साफ है, यदि हम साथ हैं तो इस सर्दी को हराएंगे। सभी पक्षियों की आंखों में चमक आ गई। मीठी मैना धीमे से कहती है, मौसी, लेकिन ठंड तो अभी भी बहुत है, पेड़ों की डालें कमजोर है, हवा तेज है, हम कैसे बचेंगे? चंपी मौसी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। इसीलिए हमें एक योजना बनानी होगी और इस योजना में हर पंख की जरूरत होगी। सब चुप है, सबकी नजरें सिर्फ मौसी पर टिकी है। पहला काम, सबसे मजबूत पत्ते और मोटी टहनियां इकट्ठा करो। जंगल के पुराने पेड़ अभी भी उतने ही मजबूत हैं। उनके आसपास से हम सामग्री ला सकते हैं। मिट्टू जोश में आ जाता है। मैं और मिक्की ऊपर की तरफ जाकर देखेंगे कि कौन से पेड़ अभी भी गर्मी बनाए हुए हैं। गट्टू भी कहता है, मैं अपने बच्चों को गिन्नी के घोंसले में रख देता हूँ, वहाँ हवा कम लगती है, फिर मैं भी टहनियाँ लाने जाऊंगा। गिन्नी ने तुरंत कहा, गट्टू चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे। जब तक तुम्हारा घोंसला मजबूत नहीं हो जाता, मैं उनकी देखभाल करूंगी। गट्टू की आंखें भर आई। सर्दी की रात में ये सबसे गर्म पल था। अब सबकी नजरें जग्गा पर गई। वो अब भी चुप बैठा था। चंपी मौसी ने उसे धीरे से कहा, जग्गा, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें सबसे कठिन काम करना है। जग्गा ने धीरे धीरे सिर उठाया। जो भी कहोगी करूंगा मौसी, बस मुझे मौका दो खुद को साबित करने का। मौसी ने धीरे से कहा, हमें उन डालों पर उड़कर जाना होगा जहाँ बर्फ सबसे ज्यादा जमा है। उन्हें साफ करना होगा ताकि कोई घोंसला टूटे नहीं। सबकी सांसें रुक गई क्योंकि ये काम सबसे खतरनाक था। ऊंचाई, तेज हवा, बर्फ का भार किसी भी पंख को तोड़ सकता था। लेकिन जग्गा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मैं करूंगा, मैं वो सब ठीक करूंगा जो मैंने गलत किया है। मिट्ठू आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, जग्गा, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो हम तेरा साथ देंगे। गट्टू भी कहता है,
हाँ जग्गा, हम साथ में उड़ेंगे। फिर अचानक मीठी मैना ने कहा, और मैं नीचे खड़ी रहूंगी। अगर ऊपर कोई टहनी गिरे तो हम सबको मैं तुरंत बता दूंगी। एक पल के लिए पूरा जंगल चुप हो गया। फिर चंपी मौसी ने आगे बढ़कर कहा, यही एकता है, यही है जंगल की असली ताकत। अब सब तैयार हो जाओ, हमें रात खत्म होने से पहले हर घोंसला सुरक्षित करना। और फिर जंगल में एक अद्भुत दृश्य बनना शुरू हुआ। सभी पक्षी अपने अपने काम पर लग गए। मिट्ठू और मिक्की ऊपर उड़कर मजबूत टहनियां खोजने लगे। कट्टू और गिन्नी नीचे से बच्चों को गर्म पंखों में समेट कर रख रहे थे। मीठी मैना बर्फ के ढेरों पर नजर रखती उन्हें चोट से हटाती जा रही थी। और जग्गा कालिया ऊपर से चक्कर लगाते हुए भारी बर्फ को अपनी पूरी ताकत से साफ कर रहा था। हर बार जब बर्फ गिरती जग्गा के पंख कांप उठते, लेकिन वो रुकता नहीं। ये मेरी गलती थी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। पहली बार उसके पंख किसी बुराई के लिए नहीं बल्कि जंगल की रक्षा के लिए काम आ रहे। धीरे धीरे घोंसले मजबूत हो गए। पेड़ों से बर्फ हटाई जा चुकी थी। बच्चे गर्म पंखों में सो चुके थे और जंगल में सालों बाद एक नई सुबह चमकने लगी। सूरज की पहली किरण ठंड की चादर को चीरकर जब पेड़ों पर चमकी तो जंगल ने राहत की सांस ली और हर पक्षी की नजरें जग्गा कालिया पर थी। अब वो अपराधी नहीं बल्कि जंगल का साथी बन चुका था।